जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडीजर में आपका स्वागत है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो बहुत ही जीके जीएस का बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। जो पिछले वर्षों में एसएससीजीडी में हर एक शिफ्ट में आपको कुछ न कुछ आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए हम लोग पार्ट 1 कल देख चुके हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कहता है कि किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि कौन सा स्टेट में प्रति वर्ग जनसंख्या किलोमीटर व्यक्ति सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि केरल में, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि उत्तर प्रदेश में। तो किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार का। अब बिहार का कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, तो 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, तो दिल्ली में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है कि केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होता है, यानी कि कौन से कर से। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि आयकर से, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि उत्पाद कर से, ऑप्शन नंबर सी दिया कि सीमा कर से, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त कौन से कर से होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी उत्पाद कर से होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि योजना आयोग का पदेनादेश होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का पदेनादेश कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। यहाँ से अगर पूछ देता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, तो यूपी होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि चेनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि सिंधु नदी पर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी पर बनाया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बरसात में बोई जाने वाली फसलों में धान, मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि रबी फसल, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो धान मक्का जो है सो कौन फसल के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और रबी फसल में क्या क्या आ जाएगा, तो गेहूँ, चना, मसूरी, सब जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि 1960 ईस्वी में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के कौन से नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि दिहांग के नाम से, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि जमुना के नाम से, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि सांगपो के नाम से, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि लोहित के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के कौन सी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिहांग के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ कहाँ पर उगता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि हांगकांग में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि टोक्यो में। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी टोक्यो में, यानी कि जापान में होता है। यानी कि सूर्योदय के देश के नाम से हम लोग जापान को ही जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहता है कि चिली की चिकवेटी माटा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि टीन के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि कॉपर के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि लौह के लिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि गंधक के लिए। तो चिली की चिकविटी का आटा जो है किसके लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कॉपर के लिए फेमस है। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या कह रहा है,
कहता है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ग्रीनलैंड में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि रूस में। तो अलास्का जो है कौन से देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है कि ज्वालामुखी का मुख को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि केंद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि शंकु, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि क्रेटर। तो ज्वालामुखी के मुख क्या क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी डी होगा, क्रेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 26 फरवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है। 35 कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम से बहती है। यानी कि फल्गु नदी जो है कौन सी नदी के संगम से बहती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मोहाना और लीलाजन नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि लीलाजन और सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि सोन और मोहना नदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मोहना और लीलाजन नदी के मेल से ही फल्गु नदी बहती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि संसद। तो भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रपति महान्यवाद की नियुक्ति करते हैं। अब महान्यवादी की जिक्र से अनुच्छेद 76 में वर्णित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय के मानने के लिए बाध्य किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि 61वां संविधान संशोधन। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय के मानने के लिए बाध्य किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन के तहत बाध्य किया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है। कहता है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्मीदवारी कितनी होनी चाहिए, यानी कि उम्र कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया कि 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि 30 वर्ष। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष होना चाहिए। यही आपसे अगर पूछता कि मतदान करने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 18 वर्ष। ये आपसे अगर पूछता कि विधानसभा को चुनाव और लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 25 वर्ष। यही आपसे अगर पूछता कि राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 30 वर्ष होना चाहिए। ये आपसे अगर पूछता कि राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि ताराकुंडे समिति, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी थुंगन समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जस्टिस RN मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जस्टिस PN भगवती को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि जस्टिस वेंकट स्वामी को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि जस्टिस MNH वेग को। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल और स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।